वेदा पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग हमारे संविधान की प्रस्तावना के पहले 4 शब्द ही बता देते हैं कि कैसे संविधान को ताकत हिंदुस्तान के आम लोगों से ही मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। मैं आपके साथ के राम और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा संविधान का। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान तैयार तो हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया, लेकिन करोड़ों की आबादी जिस किताब के हर शब्द में अपना भविष्य देखती है, उसकी शपथ लेती है, किताब की मर्यादा की रक्षा के लिए दिलो जान से जुटे रहते हैं। विधान से संविधान बनने की कहानी क्या है, इसके पीछे किसकी मेहनत है, कितने साल लगे हैं, ये सब जानेंगे संविधान पर सबसे सरल और रोचक कहानी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। इस देश ने कितने दर्दों को झेला है। आजादी मिली तो लहूलुहान, सपने मिले तो गरीबी, भूख और बेबसी के साए में लिपटे हुए। ऐसे हालात में चलकर 75 साल के इस आजाद मुल्क ने कई उतार और चढ़ाव देखे, लेकिन जब भी कभी घना अंधेरा हुआ, मंजिल की रोशनी इस संविधान ने दिखाई। इसलिए 26 नवंबर को हिंदुस्तान बड़ी शिद्दत से याद करता है। संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे सभा पर सभा बैठी, विचार मंथन हुआ, तब जाकर कहीं सुनहरे अक्षरों में यह संविधान तैयार हुआ। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि संविधान को एक वाक्य में समझना हो तो कैसे समझेंगे? इसमें 12 अनुसूची हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 हिस्से हैं। अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान को समझना है तो आप इसकी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 नवंबर सन 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। करीब 3 साल लगातार कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भावुक मंथन से यह संविधान निकला। तब इसकी अंगुली पकड़कर आजाद भारत अपनी नियति से मिलन करने जा रहा था और भविष्य की ओर इंगित करने वाली वो अंगुली थी संविधान की प्रस्तावना। यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देशिका से निकली थी, जिसको 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा में पेश किया था। नेहरू के जहन में संविधान सभा के शुरू होने से पहले ही संविधान को लेकर नक्शा खिंच गया था। अपनी आजाद ख्याली और हिंदुस्तान को लेकर ख्वाबों की रूमानियत को लेकर नेहरू ने बड़े दमदार तरीके से सभा में प्रस्तुत किया। सदियों की गुलामी की मानसिकता से टूटे देश को नेहरू के सपनों ने नया संबल दिया और उन सपनों को शब्द और भाव दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। Let us even make concession to the prejudices of our opponent. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. कड़वाहटों के बीच संवाद वाला संविधान बनाना आसान नहीं था। हिंदुस्तान को आजादी देश के बंटवारे की कीमत पर मिली।
महात्मा गांधी देश के बंटवारे पर बेचैन हो उठते थे, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग की जिद और एकतरफा रुख के कारण प्रधानमंत्री नेहरू ने तय कर लिया था कि भारत अपना संविधान बनाएगा। मुस्लिम लीग को बहिष्कार करना है तो करती रहे। संसद के सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा बैठी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। जिन्ना को नहीं पहुंचना था तो वो नहीं पहुंचे, लेकिन उसमें नामौजूदगी खली महात्मा गांधी। कांग्रेस नेताओं के मनाने के बावजूद गांधी संविधान सभा में तो नहीं गए, लेकिन जो मंत्र उन्होंने दिया वही हमारे संविधान की ताकत बना। गांधी ने कहा, संविधान ऐसा हो जिसमें आखिरी आदमी के हक और हित की बात हो। संविधान सभा ने उसी बात को गांठ बांध लिया। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन जल्द ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की छवि एक विद्वान बैरिस्टर की ही नहीं, बल्कि निरपेक्ष एम्पायर की भी थी। उनकी अध्यक्षता में एक ऐसी संविधान सभा बैठी जिसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर सदस्यों में कोई भेदभाव नहीं था। संविधान सभा पहले ही बैठ गई थी, आजादी बाद में मिली। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो आजादी का वो शुभ मुहूर्त आंसुओं, खुशियों, कल्पनाओं और हकीकतों का मिला जुला रूप था। उस रात पहली बार संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान बनने लगा तो सबसे पहले सवाल आया कि इसका चेहरा कौन होगा। तो संविधान की प्रस्तावना को 3 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। संविधान का स्रोत हिंदुस्तान की जनता है। इसका इजहार प्रस्तावना के शुरुआत के 4 शब्दों से ही होता है, हम भारत के लोग। संविधान का स्वरूप 5 विचारों में पेश किया गया है: संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। वहीं इसके उद्देश्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता को शामिल किया गया। 1960 में बेरुबाड़ी बनाम संघवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए 1973 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। शर्त यह रखी गई कि इसके मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं होगा। इसके आधार पर ही सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संविधान सभा में भी खूब जिरह हुई, लेकिन इस समाजवाद के आगे अहम सवाल था मौलिक अधिकारों का। डॉक्टर अंबेडकर उस समिति में भी जुड़े थे जो मौलिक अधिकारों के लिए बनी थी। डॉक्टर अंबेडकर समिति की बैठक में कितनी तैयारी के साथ आते थे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पहली बैठक में ही अंबेडकर मौलिक अधिकारों की सूची बनाकर पहुंचे थे। संविधान सभा में 389 सदस्य हैं, सभी कानून की बारीकियों को पकड़ने वाले, और इन सारे विद्वानों को मिलकर चुनने थे 6 या 7 मौलिक अधिकार। इसमें अजीबोगरीब मुद्दे भी उठाए गए। कपूरथला के राजघराने से आने वाली कुमारी अमृत कौर ने कहा कि शिकार करने के लिए हथियारों को भी मौलिक अधिकार में रखा जाए, तो अंबेडकर ने बच्चों का सवाल उठाया। गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की कश्ती को तूफान से निकालकर साहिल पर तो खड़ा कर दिया, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेता कि आने वाले दिनों में फिर से लहरें इस कश्ती को निगल नहीं जाएंगी? कौन बताता कि हुक्मरानों का रंग सफेद से सांवला हो जाने पर हुकूमत का जालिम मिजाज नहीं बदलता। इसलिए जरूरी था मौलिक अधिकार ऐसे हों जो हर नागरिक को सक्षम बनाए। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर एक लंबी रिपोर्ट पेश की।
उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि क्या लोगों के मौलिक अधिकारों का विस्तार असीम हो या उस पर कोई पाबंदी भी होगी। गुलामी के दुर्दिन ने इस देश को सिखा दिया था आजादी की कीमत क्या होती है, इसलिए सबसे ज्यादा बहस मौलिक अधिकारों पर ही हुई। कुछ सदस्यों की मांग थी कि आर्थिक आजादी हो, यानी कि उद्यमों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाए। किसी ने अछूतों के हक की मांग उठाई तो किसी ने जाति विहीन समाज की, किसी ने शिक्षा में बराबरी के मौलिक अधिकार को जोड़ने की वकालत की, तो किसी ने दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए, तो किसी के लिए अभिव्यक्ति की आजादी सबसे अहम थी। वहीं दलित पीड़ितों की आवाज को भी मौलिक अधिकार में जोड़ने की बात कई बार उठी, तब मोर्चा सरदार पटेल ने संभाला। सरदार पटेल ने न सिर्फ देश की अलग अलग रियासतों को एक ही सूत्र में जोड़ा, बल्कि हर दिल को जोड़ने वाले संविधान पर भी जोर दिया। संविधान सभा में साफ कर दिया कि राज्य किसी भी स्थिति में नागरिकों की जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिस पर आखिरी मुहर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगाई। सरदार पटेल के मजबूत इरादों ने संविधान को फौलादी बना दिया। मौलिक अधिकारों का सवाल सबसे अहम था। कई मुद्दों पर माथापच्ची हुई, जैसे राजद्रोह का मामला होना चाहिए था कि नहीं, जैसे अल्पसंख्यकों की परिभाषा क्या हो। अल्पसंख्यकों के सवाल पर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता महावीर त्यागी ने सुझाव दिया कि पहले पाकिस्तान को देख लेते हैं कि वो अपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या करता है, फिर हम अपने यहां तय कर लेंगे। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को बराबर का अधिकार देंगे। आखिर में गहन सोच विचार के बाद संविधान सभा ने 7 मौलिक अधिकारों को कबूल किया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो संपत्ति रखने का अधिकार था। उस समय जो 6 मौलिक अधिकार थे, उनमें पहला अधिकार समता या समानता का अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक में जगह मिली। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में शामिल है। पांचवा अधिकार शिक्षा और संस्कृति का, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में है। छठा और आखिरी अधिकार संविधान उपचारों का अधिकार है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 32 में है। संविधान सभा में बुनियादी हकों पर भी जब बात हुई तो भी यह सवाल उठा कि क्या कभी इनको खत्म किया जा सकता है या कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हां, अगर लोगों के मौलिक अधिकारों की कीमत पर भारत नाम के संघ की रक्षा हो जाए तो यह सौदा सस्ता ही मानना चाहिए। मौलिक अधिकार हाथ में आए तो लगे हाथ मौलिक कर्तव्यों की भी बात उठी। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने पूछा कि राज्य के प्रति नागरिकों के कुछ कर्तव्य होने चाहिए कि नहीं। हालांकि उस वक्त संविधान सभा ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया, लेकिन 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसको संविधान में जोड़ा। इन्हें अनुच्छेद 51A में रखा गया है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय से संजो कर रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें।
भारत के सभी लोग समरसता और समान भातृत्व की भावना को पैदा करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको तैयार करें। प्राकृतिक पर्यावरण और उसका विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान प्राप्ति की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में तरक्की की ओर बढ़ने की लगातार कोशिश करें। और माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलवाएं। आखिरी कर्तव्य को 88वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाले ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 114 दिन तक चली थी। उसमें से संविधान की आत्मा बिल्कुल खिलकर निकली मौलिक अधिकार के रूप में। तो वहीं कई मुद्दों ने नए सवाल को जन्म दिया। सवाल यह था कि पूरे देश की एक भाषा क्या होगी। इस पर घमासान मचना तो एकदम तय था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में बोलियां और भाषाएं सैकड़ों के आंकड़ों से भी बहुत आगे हैं। ऐसे में प्रश्न यह था कि बोली पर सहमति आखिर कैसे बनेगी। संविधान बनाते समय सबसे विवादास्पद मुद्दा भाषा था। जिस देश में कोस कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर वाणी, वहां जुबान पर घमासान मचना ही था। ऐसे में यक्ष प्रश्न में था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने सवाल था कि सदन में कौन सी भाषा बोली जाएगी, किस भाषा में संविधान लिखा जाए और किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। हिंदुस्तान के करीब 1/3 आबादी हिंदी बोलती है, इसलिए राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी की पैरोकारी करने वालों की संख्या भी काफी थी। हालांकि हिंदी पट्टी से आने वाले कई नेता इस बात को जानते थे कि जबरन हिंदी लाई गई तो देश चलाना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ सवालों से टकराना था। खुद डॉक्टर अंबेडकर की दलील थी कि अंग्रेजी में कानून और तकनीकी चीजों का समझना और लिखना आसान होगा। पाकिस्तान में उधर उर्दू को अपनी भाषा माना, वहीं इधर हिंदी को लेकर संविधान सभा में जमकर गर्मागर्मी हुई। इसकी प्रतिक्रिया दक्षिण भारत से आई सदस्यों पर पड़ी और वो अंग्रेजी या अपनी भाषा की मांग करने लगे। भाषा का सवाल था तो बराबरी का सवाल भी। अब बराबरी के लिए जरूरी था कि दलितों को आरक्षण मिले, लेकिन जब आरक्षण के खिलाफ सवाल उठने लगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान बनाने के काम से खुद को अलग कर लिया, बल्कि यह भी इशारा कर दिया कि वो न सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी बल्कि कानूनी पद के मंत्री से इस्तीफा दे देंगे। इससे ऐसी खलबली मच गई कि अंबेडकर को मनाने खुद सरदार पटेल उनसे मिलने पहुंचे। सरदार पटेल और अंबेडकर की मुलाकात से तय हो गया कि संविधान की शिल्पी तो अंबेडकर ही रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा यह तय किया गया कि दलितों के हक को नहीं मारा जाएगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को बनाने में जहां 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, वहीं संविधान को लिखने में 6 महीने लगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा? तो देखिए दुनिया के सबसे बड़े संविधान को लिखने वाले लेखक की कहानी। यह है हिंदुस्तान का सबसे पवित्र ग्रंथ, हमारा संविधान, जो प्रतीक है भारत की संप्रभुता का, अक्षुण्णता का, एकता और अखंडता का। भारतीय संविधान का जिक्र आते ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है। संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन होने के नाते निश्चित तौर पर बाबा साहब अंबेडकर ही हमारे संविधान के वास्तुकार थे, मगर संविधान के बनने की प्रक्रिया में एक गुमनाम लेखक का नाम भी शामिल है। क्या आप उस महान शख्स से परिचित हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके संविधान को अपने हाथों से कागज पर उकेरा? उनका नाम है प्रख्यात कैलीग्राफर
यानी कि सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ था। यह कई लोगों की दिन रात की मेहनत का फल था कि संविधान की मूल प्रति किसी कलाकृति जैसी बने। मसलन नंदलाल बसु और उनके छात्रों ने संविधान को अपनी पेंटिंग से जहां खूबसूरत बनाया, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने अपनी लेखनी से 4 चांद लगा दिए। रायजादा ने अपनी कैलीग्राफी से संविधान की शुरुआती सामग्री और उसकी प्रस्तावना हम भारत के लोग लिखी थी। इटैलिक शैली में बेहद खूबसूरती से लिखे गए संविधान में लेखक प्रेम बिहारी ने एक भी गलती नहीं की। प्रेम बिहारी उस समय के प्रसिद्ध सुलेखक थे, जिनका जन्म 17 दिसंबर 1901 को दिल्ली के एक प्रसिद्ध हस्तलेखन शोधकर्ता के परिवार में हुआ था। प्रेम बिहारी के दादा कम उम्र से ही सुंदर लिखावट के लिए उन्हें सुलेख कला सिखाते थे। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक करने के बाद प्रेम बिहारी ने अपने दादा से सीखी सुलेख कला का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उनका नाम होने लगा। जहां तक उनके संविधान की मूल प्रति लिखने का सवाल है, तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुंदर लेखनी के साथ इसे लिखने के लिए रायजादा से संपर्क किया था। नेहरू संविधान को हस्तलिखित सुलेख में प्रिंट की बजाय इटैलिक अक्षरों में लिखवाना चाहते थे। नेहरू जी ने रायजादा से पूछा कि वो संविधान लिखने के लिए क्या शुल्क लेंगे। इस पर प्रेम बिहारी ने फीस लेने से इनकार कर दिया। हाँ, इतना उन्होंने जरूर कहा, इसके लिए मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से काफी खुश हूं। लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि संविधान के हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर मैं अपने दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखूंगा। नेहरू ने रायजादा की इस गुजारिश को सहर्ष कबूल कर लिया। अगर संविधान की मूल प्रति देखेंगे तो उसके हर पन्ने पर नीचे की तरफ प्रेम बिहारी का नाम लिखा हुआ है। संविधान लिखने से पहले प्रेम बिहारी 29 नवंबर 1949 को नेहरू जी के कहने पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ शांति निकेतन भी आए थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु के साथ चर्चा की और तय किया गया कि प्रेम बिहारी संविधान के किस हिस्से को लिखेंगे और नंदलाल अपनी चित्रकारी से किन हिस्सों को सजाएंगे। नंदलाल बसु और शांति निकेतन के उनके कुछ छात्रों ने हमारे संविधान को कल्पना से भर दिया, जिसमें मोहनजोदाड़ो की मोहरे, रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध का जीवन, सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार, विक्रमादित्य की बैठक, सम्राट अकबर और मुगल साम्राज्य की तस्वीरें उकेरी गई। जब प्रेम बिहारी संविधान लिखने बैठे तो उन्हें संविधान भवन में अलग से कक्ष उपलब्ध करवाया गया। बाद में यही कमरा संविधान कक्ष कहलाया। प्रेम बिहारी रायजादा की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस दौरान सैकड़ों निब का प्रयोग किया। भारतीय संविधान लिखने के लिए 432 पेन होल्डर की जरूरत थी और उन्होंने निब नंबर 303 का इस्तेमाल किया। ये निब इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया से लाए गए थे। भारतीय संविधान की मूल प्रति जो उन्होंने तैयार की, उसमें 251 पन्नों का चर्मपत्र कागज का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसका वजन 3 किलो 650 ग्राम है। भारतीय संविधान की हस्तलिपि पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए, जबकि अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी ने किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में भारत का ही संविधान है
जो हाथ से बने कागज पर हाथ से लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसके हर पन्ने को भी सुंदर कला से सजाया गया है। यही वजह है कि इसे सुरक्षित रखने के लिए संसद की लाइब्रेरी में वैज्ञानिक विधि से तैयार किए गए 2 विशेष बॉक्स में रखा गया है। हमारा संविधान 74 साल से भी ज्यादा का समय तय कर चुका है। अब हाथ से लिखे गए दुनिया के इस सबसे बड़े संविधान को नाइट्रोजन चैम्बर में रखा गया, ताकि इस अमूल्य धरोहर पर वक्त की आंच ना आ सके। प्रोग्रामिंग डेस्क, एएमवी नेटवर्क। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।